नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे शासक के बारे में जानने जा रहे हैं जिसने भारत पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 बार आक्रमण किए। एक ऐसा शासक जो बिल्कुल कट्टर, जिसने यामीन-उद-दौला, अमीन-उल-मिल्ला, बुत-सिकन आदि कई नामों से जाना गया। एक ऐसा शासक जो मंदिरों तोड़ने और लूटपाट मचाने के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। एक ऐसा शासक जिसने जिहाद का नारा दिया, अपने अभियानों के दौरान जिहाद का नारा दिया। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी के बारे में। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए अपना ध्यान केंद्रित करके बातों को सुनते चलिए। तो हम लोग चलते हैं वहाँ जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? गजनी से। मध्यकालीन इतिहास में अरबों के आक्रमण के बाद आक्रमणों के क्रम में दूसरा क्रम तुर्कों के आक्रमण का आता है। और ये तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिमी एरिया में क्षेत्र में रहने वाली एक असभ्य और बर्बर जाति थी। ये लोग इस्लाम के प्रचार के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। अलबतगीन नामक एक रिटायर्ड जनरल, जो कि समानिद एम्पायर में कभी रूल किया, समानिद एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था, जो आकर गजनी बसा। गजनी आते वक्त उसने बृहद खुरासान से एक दास खरीद कर लाया था जिसका नाम सबुक्तगीन था। जिस प्रकार आज बाज़ारों में विभिन्न उपयोग की वस्तुएं मिलती है, उसी तरीके से उस समय बाज़ारों में दास बिका करते थे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग जाते थे और उनका मूल्य देकर उन्हें खरीद कर लाते थे। उसी प्रकार अलबतगीन ने भी एक दास सबुक्तगीन को खरीद कर लाया था, मगर इसकी योग्यता से प्रभावित इतना हुआ कि अपनी पुत्री की विवाह सबुक्तगीन से कर दिया। इस प्रकार वह इसका दामाद भी बन गया। और यही सबुक्तगीन आगे चलकर गजनी में एक नया साम्राज्य की स्थापना किया, जिसे गजनी साम्राज्य या यामिनी वंश या गजनी वंश कहा जाता है। सबुक्तगीन पहला तुर्क मुसलमान था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसकी मृत्यु 997 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले यह अपने बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके मरते ही ये इस्माइल गजनी का अगला शासक बन गया।
परंतु उसका दूसरा बेटा जिसका नाम महमूद गजनवी था, वह इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसके साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, जिसमें अपने भाई इस्माइल को पराजित कर 998 ईस्वी में यह महमूद गजनी का अगला शासक बना। 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक ये शासन किया। इन्हीं शासनों के दौरान 1000 ईस्वी से लेकर 1030 तक भारत में इसने 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी को अफ़गानिस्तान के गजनी में हुआ था और 997 ईस्वी में इसका अपने भाई के साथ उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें विजयी होकर 998 ईस्वी में यह सिंहासन पर बैठा और सिंहासन पर बैठते समय इसने यह कसम खाई कि यह भारत पर हर वर्ष एक आक्रमण करेगा, जैसा कि संभवतः था, और इसने आक्रमण लगभग किया ही। अब हम लोग देखते हैं कि महमूद गजनवी में क्या क्या चीज़ें हैं जो याद रखने योग्य हैं। सबसे पहला चीज़ कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति, पहला शासक कौन? महमूद गजनवी। दूसरी चीज़, यामीन उद्दौला की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी। और यामीन उद मिल्लत की उपाधि धारण करने वाला भी व्यक्ति कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अपने अभियानों के दौरान जिहाद का नारा दिया और खुद को बुत सिकन कहा। ये इसके बारे में याद रखने वाली कुछ चीज़ें हैं। अब इसके आक्रमणों से के बारे में पढ़ें, इससे पहले हम लोग भारत की स्थिति को देखते हैं। जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, उस समय भारत छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था और भारत के छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग राजवंश के शासक राज करते हैं। काबुल एवं पंजाब में हिंदू शाही डायनेस्टी रहती है, रूल करती है, तो वहीं मुल्तान में करमाथिस या मुसलमानों का शासन रहता है। अरबों के आक्रमण के समय से ही सिंध पर अरबों की दबदबा रहता है, अरबों का ही शासन रहता है। कश्मीर में लोहार वंश, कनौज में प्रतिहार वंश और बंगाल में पाल वंश, बुंदेलखंड में चंदेल, त्रिपुरी में कलचुरी और दक्षिण भारत में अनेक राजाओं का शासन रहता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत उस वक्त छोटे छोटे जगहों में विभक्त था और ये सारे राजाएं अलग अलग अपने अपने तरीके से शासन कर रहे थे। अब हम लोग आगे कुछ करते हैं और देखते हैं महमूद गजनवी के आक्रमणों की कहानी। अगर महमूद गजनवी के हम लोग आक्रमण के बारे में पढ़ें
तो हम पाएंगे कि उसके आक्रमण जो हैं विवादित हैं। कितने आक्रमण किए ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हेनरी एलियट ने उसके 17 आक्रमणों का उल्लेख किया है। ये 17 आक्रमण कौन कौन से थे, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। इसका पहला आक्रमण, यह अपना पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती क्षेत्रों में करता है, परंतु इसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसका दूसरा आक्रमण, यह अपना दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में राजा जयपाल पर करता है, जो कि हिंदूशाही डायनेस्टी के, हिंदूशाही राजवंश के एक शासक होते हैं। जयपाल और महमूद गजनवी के बीच युद्ध होता है, जिसमें जयपाल पराजित होती है और बेहिंद पर महमूद गजनवी का अधिकार हो जाता है। यहाँ जयपाल को पराजित करके उन पर हंसकर महमूद गजनवी चला जाता है और इसी अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जयपाल और जलती चिता में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। अब इसका आता है तीसरा आक्रमण। सन 1004 ईस्वी में यह अपना तीसरा आक्रमण उच्च के शासक वजीरा के खिलाफ करता है। वजीरा इसके आक्रमण से डरकर सिंधु नदी के किनारे के जंगलों में भाग जाता है और अंततः यह भी आत्महत्या कर लेता है। अब आता है चौथा आक्रमण। ये अपने चौथे आक्रमण के तहत 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान का शासक उस समय अबुल फतेह दाऊद होता है। महमूद गजनवी और दाऊद फतेह के बीच युद्ध होता है, जिसमें दाऊद फतेह पराजित होता है और महमूद गजनवी उसे मजबूर कर देता है अधीन होने के लिए। अब आते हैं हम लोग अपने पांचवें आक्रमण के तहत 1007 ईस्वी में ये ओहिंद के गवर्नर सुखपाल के विरुद्ध करता है। सुखपाल जयपाल का पौत्र होता है। जयपाल का बेटा आनंदपाल का बेटा सुखपाल होता है। ये सुखपाल इस्लाम धर्म कबूल कर लिया रहता है और महमूद गजनवी ने इसे ओहिंद में इसे नियुक्त किए रहता है। परंतु 1007 ईस्वी में सुखपाल खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है, जिसके कारण महमूद गजनवी उस पर आक्रमण करता है और इनको पराजित कर देते हैं। याद रखेंगे कि सुखपाल को ही नौसा शाह भी कहा जाता है। ये इसका पांचवा आक्रमण था। अब आते हैं छठे आक्रमण। अपने छठे आक्रमण के तहत 1008 ईस्वी में नगरकोट टेम्पल पर ये महमूद गजनवी आक्रमण करता है और वहाँ से बहुत सारा धन लूटता है। सातवें आक्रमण पर, सातवां आक्रमण इसका 1009 ईस्वी में अलवर के नारायणपुर को जीतने के हेतु होता है और सातवें आक्रमण के तहत उसे जीतता भी है। अब महमूद गजनवी का आठवां आक्रमण। आठवें आक्रमण के तहत ये फिर से मुल्तान पर चढ़ाई करता है, क्योंकि इसके पहले मुल्तान के शासक दाऊद को पराजित करके अपने अधीन किया था।
परंतु इस बार जब जाएगा तो उसे पराजित करके हमेशा के लिए अपने अधीन कर लेगा। तो अपने 8वें आक्रमण के तहत यह मुल्तान के शासक दाऊद को पराजित कर सदा के लिए अपने अधीन कर लेता है। अब आते हैं हम लोग इसके 9वें आक्रमण पर। 9वां आक्रमण 1014 ईस्वी में ये स्थानेश्वर मंदिर पर अपना आक्रमण करता है, जहाँ पर चक्रस्वामी की मूर्ति को क्या करता है, यह नष्ट कर देता है। और चक्रस्वामी की मूर्ति कृष्ण की मूर्ति मानी जाती है। अब आते हैं 10वें आक्रमण पर। यह अपने 10वें आक्रमण के तहत 1014 ईस्वी में ही नंद शाह पर आक्रमण करता है। नंद शाह एक जगह का नाम है जहाँ का शासक त्रिलोचन होता है, मगर इसके आक्रमण को देखते ही त्रिलोचन नंद शाह छोड़कर भाग जाता है और जाकर कश्मीर में शरण लेता है। नंद शाह में महमूद गजनवी खूब लूटपाट मचाता है। अब इसका अगला आक्रमण 11वां आक्रमण। 11वां आक्रमण के तहत 1015 ईस्वी में यह कश्मीर पर चढ़ाई करता है, जहाँ का शासक भीमपाल होता है। और भीमपाल, इससे पहले पढ़े, त्रिलोचन का बेटा होता है। जब ये कश्मीर पर चढ़ाई करता है तो भीमपाल इससे युद्ध में पराजित हो जाता है और कश्मीर भी किसके हाथ में आ जाती है, महमूद गजनवी के। 12वां आक्रमण। महमूद गजनवी का 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में होता है, जो कि कनौज पर होता है। कनौज का राजा राज्यपाल होता है। राज्यपाल महमूद गजनवी से बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर देता है। इस प्रकार कनौज पर भी महमूद गजनवी का अधिकार हो जाता है। अब 13वां आक्रमण। 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में यह बारी, बुंदेलखंड, किरात, गहकोट को जीतता है, लोहकोट को ये जीतता है। 14वां आक्रमण के तहत यह 1021 ईस्वी में ग्वालियर और कालिंजर को भी विजित कर लेता है। 15वें आक्रमण में यह लोगार्द, चिकलोदार, अनहिलवाड़ आदि को 1024 में जीत लेता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है इसका 16वां आक्रमण, जो कि 1025 ईस्वी में यह करता है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में स्थित इस मंदिर का ख्याति इसमें अपार धन को लेकर रहती है, जिसके कारण यह वहाँ पर आक्रमण करता है और उस पर विजय के बाद उसको पूरी तरीके से नष्ट करके वहाँ से धन, बहुत सारा धन लूटता है। और सोमनाथ मंदिर को लूटकर लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं को मौत के घाट उतार देता है। यहाँ से लूट का सामान जब ले जाया करता है तो रास्ते में उससे कुछ जाटों ने धन छीन लेते हैं, जिसके कारण उसका अंतिम आक्रमण, जिसे हम लोग 17वां आक्रमण कहते हैं, मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जाटों के खिलाफ होता है, जिसमें जाटों को यह पराजित करता है। और अंततः 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद ही कहानी नहीं ख़त्म होती है, कुछ और चीज़ भी जानना जरूरी है। इसके साथ कुछ कवि आए थे और इससे संबंधित कुछ कवि हैं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अल-बरूनी, जिसने किताबुल हिंद लिखी या तहकीकें हिंद लिखी, उतबी, जिसने तारीख यामिनी लिखी, वैहाकी, जिसने
तारीख़ सुबुक्तगीन लिखी। ये तीनों महमूद गज़नवी के साथ भारत आए थे। परंतु एक और मुख्य लेखक थे या कवि थे जो इसका दरबारी कवि हुए थे, परंतु वो भारत नहीं आए थे, मगर इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम फिरदौसी था। फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा। तो इतनी सारी चीज़ें महमूद गज़नवी के बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसी के साथ महमूद गज़नवी लगभग समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।